कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल आपका स्वागत करता हूँ इस बायोनेटा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आप जानते हैं कि ये हमारी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उस सीरीज का पार्ट 1 आपके सामने आ चुका है, तो सभी बच्चों ने लगभग उसको देख लिया होगा। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको देखें। तो उसमें भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टेकन किया है और उसी सीरीज का पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसी सीरीज का जो पार्ट 2 है वो भी मैंने साइटोलॉजी से ही लिया है। अभी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है एग्जामिनेशंस में आने की। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो मोर देन 1 टाइम्स पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस सीरीज के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ नंबर 1 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नंबर 1 क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस इज द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो कैसा प्लेस है या किसको फॉर्म करने का प्लेस है। आप जानते हैं अच्छे से कि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे मैं एक आउटलाइन अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये एक आउटलाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अंदर एक डेंस मटेरियल एक्यूमुलेशन होता है, उसी पार्ट को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये हमारा हो गया क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और कुछ स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, रेटिकुलेशन सा बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं क्या? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमेटिन नेटवर्क, जिनको आप अपनी लैंग्वेज में क्रोमोजोम्स भी कह सकते हैं। क्रोमोजोम्स सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये विजिबल नहीं होते हैं, एक नेटवर्क सा बनाए हुए होते हैं। तो उसी नेटवर्क वाली फॉर्म को मैंने क्या बोला? क्रोमेटिन नेटवर्क बोला, या क्रोमेटिन रेटिकुलेशन भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये सभी चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर अबाउट 5 to 10% अमाउंट डीएनए की होती है। बाकी अमाउंट डीएनए कहाँ होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्रोमोसोम्स के बनाने में। लेकिन उस टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए का 5 to 10% अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियोलस। ये जो 5 से 10% पार्ट डीएनए का न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, ये क्या करता है? ये डीएनए क्या करता है बच्चों? ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को फॉलो करता है। क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को फॉलो करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्या करता है? तो आपके सामने आंसर आ गया है। क्या करता है? सबसे पहला ऑप्शन ही ठीक है। क्या? आरएनए को सिंथेसाइज करता है, दैट मीन्स राइबोसोमल आरएनए को बनाने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मुड़ते हैं, आते हैं, चलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर, क्या क्वेश्चन कहता है? फॉस्फोलिपिड्स क्या है इन सभी गिवन ऑप्शन में से? तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है? ऑप्शन दिए हैं एम्फीपैथिक, और आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप नोटिस करो, यहाँ पर मैंने लिखा है उनके सामने कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है। ये टीजीटी 2011 में आया है और नीट 2018 में यही क्वेश्चन आया है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरी सीरीज चल रही है, ये नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड वाले बच्चों के लिए भी जो उसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, एम्फीबोलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। देखिए क्वेश्चन भी 2 बार आया है, पीजीटी 2011 में आया है और पीएमटी मेडिकल में 2016 में आया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। क्वेश्चन ये कहता है कि फॉस्फोलिपिड्स इनमें से किस नेचर वाले होते हैं? 4 नेचर यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर रखी है, उनमें से किस नेचर वाले होते हैं? तो ध्यान देंगे, ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं
सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कौन होती है? पीएम। पीएम बोले तो नॉट प्राइम मिनिस्टर, हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक अरेंजमेंट आपने सुना होगा, PLLP, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, लिपिड एज ए बाइलेयर, प्रोटीन ऑन बोथ साइड एज ए मोनोलेयर। तो अरेंजमेंट क्या हुआ? PLLP, दैट मीन्स प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। तो ये अरेंजमेंट होता है। तो ये जो लिपिड है यहाँ पर, इस लिपिड में 90 से लेकर 95% पार्ट फोस्फोलिपिड्स का होता है। 3 टाइप की लिपिड्स होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 टाइप की लिपिड्स होती है। मैं हर बातों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आधी थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको करा दूंगा। ये साथ साथ में क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है आपका, क्वेश्चन के साथ साथ में आप चीज़ें समझते जा रहे हैं, तो साथ साथ में वो कंटेंट भी मिल रहा है। तो 3 तरह के लिपिड्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड नंबर 3 इज स्टीरोल्स। मैंने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए 3 जो उसमें लिपिड्स इस्तेमाल होता है, 3 टाइप का लिपिड्स इस्तेमाल होता है, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल्स। फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। लगभग कितना होते हैं? 90 से लेकर 95% लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड होती है। स्टीरोल का मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं। जैसे आपने नाम भी सुना होगा कोलेस्ट्रोल, तो वो स्टीरोल का ही पार्ट है, कॉम्प्लेक्स लिपिड का फॉर्मेशन है। तो ये सभी मिलकर पूरी लिपिड को बनाते हैं, पूरी लिपिड को बनाते हैं, इस अरेंजमेंट को बनाते हैं LL को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? फोस्फोलिपिड्स है। वो क्या पूछा? फोस्फोलिपिड्स की नेचर कैसी है? अब आप नेचर समझिए कैसी है, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये जो फोस्फोलिपिड्स है, फोस्फोलिपिड का हर मॉलिक्यूल, आप ऐसा मानिए कि फोस्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल है, तो फोस्फोलिपिड का हर मॉलिक्यूल 2 पार्ट से बना होता है। एक तो होता है पोलर एंड, इसको बोलते हैं पोलर एंड, इसको बोलते हैं नॉन पोलर एंड। आपने पढ़ा भी हुआ इन बातों को, नहीं पढ़ा तो सुन लो बात को ध्यान से सुन लीजिए। पोलर एंड जो होता है वो वाटर को लाइक करता है, बड़ा प्यार करता है पानी से, है ना। तो वो पानी से डरता नहीं है, पसंद करता है। लेकिन ये क्या है? ये दूर भागता है पानी से। ये तो लाइक करता है, इट इज लविंग ऑफ वाटर, इट इज नॉट लविंग ऑफ वाटर। ये एनिमी है, ये उससे अनलाइक करता है। ये अनलाइक करता है किसको? वाटर को। तो जब वाटर को अनलाइक करेगा तो क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक हो गया। इसको फोबिया है किससे? पानी से। ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। क्या हो गया? हाइड्रोफिल। ये लविंग है, ये पसंद करता है, ये वाला एंड। तो 2 एंड से बना हुआ है, इसको हेड पार्ट कहते हैं, इसको टेल पार्ट कहते हैं। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा प्यारे बच्चों? टेल। ये क्या कहलाएगा? हेड पार्ट। तो हेड और टेल पार्ट। टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इट इज नॉन पोलर एंड कंटेनिंग, हेड इज पोलर एंड कंटेनिंग हेड पार्ट, एंड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो दिस क्वालिटी, दिस नेचर, कौन सी नेचर? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ऑफ द सेम लिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक नेचर। क्या कहलाएगी? इसी को हम एम्फीपैथिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीपैथिक कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोस्फोलिपिड्स किस नेचर के हैं यहाँ पर? एम्फीपैथिक। देखो कितनी बार आया, पीजीटी 2011 में आया है, पीएमटी में भी आया है 2016 में। तो इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समय को खराब न करते हुए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? द काइंड ऑफ लिपिड दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल। ये TGT 1999 में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्यादातर क्वांटिटी में सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्वेश्चन है द काइंड ऑफ लिपिड दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे अधिक क्वांटिटी में कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है? अरे अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन, वहां से आंसर निकल गया है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन को, वहां से आंसर निकल गया है। बताया था मैंने
कि 90 से लेकर 90%, 95% तक हो सकता है। कौन? कौन होता है? फॉस्फोलिपिड्स। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? फॉस्फोलिपिड्स। तो आप आसानी से इसको आंसराइज कर देंगे। आंसर क्या आएगा? फॉस्फोलिपिड। हमने ये नहीं कहा है, हमने मना नहीं किया है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है? फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया है, नीट 2020 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहता है, क्वेश्चन को हैंडल करना सीखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, किनका कॉम्प्लेक्स है? राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है और अटैच हो रहा है अकेले स्ट्रैंड आरएनए से। आरएनए का स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होते हैं आरएनए हमेशा। तो आरएनए वायरस को छोड़कर, वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में सभी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, चाहे वो आर आरएनए है या एम है या टी आर आरएनए है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर एक अकेले आरएनए से अटैच होते जा रहे हैं। तो देखिए कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। फिर से देखेंगे, समझेंगे बातों को। तो प्यारे बच्चों, ये बचपन की बातें याद रखना। ये मान लीजिए एक सिंगल स्ट्रैंड है और आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा आरएनए जो होते हैं 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम प्रोसीड करते हैं अपनी डायरेक्शंस को। तो मैंने इनको डायरेक्शन दे दिया कि ये 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं? 3 प्राइम एंड की ओर। तो इस अकेले एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। ये मैं अटैच करने जा रहा हूँ बहुत सारे राइबोसोम्स, ये मैं अटैच करने जा रहा हूँ बहुत सारे राइबोसोम्स। आप देखते जा रहे हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये हुआ क्या? बहुत सारे राइबोसोम्स एक चेन सी बना के बैठे हैं, एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बनती चली गई है। ये अपना अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, कैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है? जब मोर देन 1 राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल एमआरएनए। ये एमआरएनए है बेटा, ये क्या है? ये एमआरएनए है और बहुत सारे राइबोसोम्स इससे अटैच हो रहे हैं। तो जब बहुत सारे राइबोसोम इससे अटैच हो जाएंगे तो उसको ये नाम देते हैं पॉली, क्या है? राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम, या इन अदर वर्ड इट इज आल्सो नोन एज पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। आंसर देखो, आंसर क्या है? क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? पॉलीसोम आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। पॉलीसोम आएगा कि नहीं आएगा? पॉलीनिस मैनी राइबोसोम्स का अटैच हो जाना किससे? सिंगल स्ट्रैंड से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? मैन गेट्स किल्ड बाय साइनाइड बिकॉज इट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आदमी अगर साइनाइड को यूज कर ले तो वो किस फंक्शन को अफेक्ट करेगा? ऑप्शन गिवन है और ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में आया है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्पेसिफाई करता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और नेक्स्ट वाले जो मेरा पार्ट 3 आएगा उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखता हूं कि कौन कौन बच्चे सीरियस है सीरीज को लेकर, तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्पेसिफाई करके छोड़ रहे हैं बिना आंसर के। ये मत सोचना कि मेरे को आंसर नहीं पता है। देखता हूं कि बच्चा कौन सीरियस है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट वाले सीरीज पार्ट 2 अपना हम करा रहे हैं, पार्ट 3 में हम इसका आंसर देंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ गया है। द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द oocytes ऑफ। इनमें से जो ऑप्शन गिवन यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया? यूपीपीएससी में 2018 में आया है और टीजीटी 2003 में आया है ये क्वेश्चन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स
oocytes में मिलते हैं। किन के oocytes में मिलते हैं? एम्फीबियंस की मिलते हैं, कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स की मिलते हैं, या फिशेस की मिलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव में मिलते हैं? तो किन में मिलते हैं? चलिए, मिलने से पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम होते क्या हैं। ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम होते क्या हैं? तो ध्यान रखेंगे, आप शायद लैंप से नहीं पढ़े होंगे। पहले कुछ साल पहले हमारी लाइफ में ये फेज आया है कि लैंप पर एक चिमनी होती थी, केरोसिन ऑयल से वो लैंप जलता था, तो उस चिमनी को हम उस पर रखते थे, तो उसको साफ करने के लिए ब्रश यूज करते थे। उस चिमनी को साफ करने के लिए एक ब्रश को इस्तेमाल करते थे। वो ब्रश किस तरह का होता था? वो ब्रश किस तरह का होता था? वो ब्रश कुछ इस तरह से होता था। वो ब्रश कुछ इस तरह से होता था। उसमें उस ब्रश के अंदर हम उस चिमनी के अंदर उसको वो फाइब्रस होता था, तो उसके अंदर उसको घुमाते थे, उससे उस चिमनी को अंदर से साफ कर देता था। जब उसमें स्मोक लगा रहता था तो फिर उसे आसानी से हम देख सकते थे। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये oocytes के अंदर मिलता है। और ध्यान रखेंगे, एक नई बात बता रहे हैं आपको, आज तक जो भी एनिमल्स या प्लांट्स देखे गए हैं उनमें ये लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम की कैटेगरी में आता है। तो इट इज लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इट इज फाउंड इन oocytes। बट किन के oocytes में मिलता है? इसका काम क्या होता है? एक प्रोसेस आपने सुना होगा, वाइटेलो या विटेलोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे, चाहे एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स या बर्ड्स हैं, या फिशेज है, उन सबके oocytes में मिलता है ना। और ये किस काम आता है? वाइटेलो या विटेलोजेनेसिस में काम आता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में आता है। तो समझ रहे बातों को। और इट इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम, आप क्या कह सकते हैं? इट इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, काफी लंबा क्रोमोसोम होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? ऑल द अबव आंसर आ जाएगा। ये एम्फीबियन में मिलते हैं, रेप्टाइल बर्ड्स में भी मिलते हैं, फिशेज में भी मिलते हैं, oocyte सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? पेप्टाइड सिंथेसिस इन अ सेल अकर्स इन। अब ये पेप्टाइड क्या होता है? सभी बच्चों को जानकारी होगी पेप्टाइड क्या होता है। ये पेप्टाइड क्या होता है? आपने सुना होगा पॉलीपेप्टाइड चेन। वो पॉलीपेप्टाइड चेन किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चा? प्रोटीन को कहते हैं। प्रोटीन क्या है? वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। और वो चेन किससे बनती है? जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स एक साथ अटैच या ज्वाइन होती चली जाती है। ये जो मैंने ए लिखा है ना बच्चों, ये अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड से ज्वाइन होती जाएगी, वो तीसरे से जुड़ेगी, वो चौथे से जुड़ेगी, ऐसे करके एक लंबी सी चेन बन जाएगी। तो इसका मतलब हर अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्डिंग होगी। अगर ये दो अमीनो एसिड को मैं टारगेट करता हूं तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? CONH बॉन्ड। इसका नाम क्या है? PEPTIDE, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से ज्वाइन करने के लिए एक बॉन्ड की मदद लेनी होगी। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड रियली में क्या होता है? CONH बॉन्ड है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा नंबर्स पेप्टाइड बॉन्ड होगा उतना ही पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होगी। उसी को क्या बोल देंगे? प्रोटीन बोल देंगे। तो प्रोटीन कौन होते हैं? पॉलीमर होते हैं। किन के पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। कौन होते हैं प्रोटीन्स? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स आपस में किस लिंकेज से बाइंड रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH बॉन्ड। क्योंकि हर अमीनो एसिड पर एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप होता है।
तो जब कार्बोनिल ग्रुप और NH2 ग्रुप आमने सामने आएंगे तो H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा और वहां से CONH बाइंडिंग में आ जाएगा, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से जोड़ने में काम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेप्टाइड सिंथेसिस जो हुआ, कहीं ना कहीं पेप्टाइड सिंथेसिस जो हुआ वो कहाँ पर होता है, तो कौन बनाता है प्रोटीन को? तो मैंने बताया था कुछ देर पहले, mRNA है, उस पर राइबोसोम अटैच हुआ, इससे प्रोटीन बनती है। तो राइबोसोम पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या पेप्टाइड सिंथेसिस होती है। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? पेप्टाइड सिंथेसिस इन अ सेल अकर्स इन, कहाँ होता है? राइबोसोम्स होता है। आंसर क्या आएगा? राइबोसोम्स। TGT 2011 में क्वेश्चन आया है, TGT 2011 में ये क्वेश्चन आया है, राइबोसोम। तो समझ गए बात? तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है ना? चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। नंबर 1 ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। माइकोप्लाज्मा के पास में वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। बताना रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी बात सही है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से ही बनी होती है। तो रॉन्ग बताना है, तो ये भी सही नहीं होगा। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये बोल रहा है कि बैक्टीरियल सेल जब मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन करेगा, मोटिलिटी करेगा, तो उसमें पिलाई और फिम्बरी का रोल है। ये कैसे हो गया भैया? आप जानते हैं अच्छे से। अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल को डिफाइन करूं तो उसमें बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की ओर बाहर की ओर सेल वॉल है, अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन से एक या मोर देन 1 फ्लैजेलम डेवलप होते हैं। तो फ्लैजेलम का रोल क्या होता है? फ्लैजेलम का रोल क्या होता है? लोकोमोशन या मूवमेंट होता है। ये बोल रहे हैं कि पिलाई और फिम्बरी करते हैं इस काम को, तो ऐसा कतई नहीं है। तो कौन करते हैं लोकोमोशन या मोटिलिटी? फ्लैजेला करते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, और रॉन्ग ही पूछा है, तो रॉन्ग वाले को ही आंसर देना है। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। साइनोबैक्टीरिया की पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी सेल के पास में फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, सर्वदा सत्य है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसमें बताना है कि किस स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट को फॉलो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सेंट्रल शीथ ये मूवमेंट में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगी। रेडियल स्पोक्स आपने देखा होगा, सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्पोक्स होती है, 9 स्पोक्स, 9 स्पोक्स। तो ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करती है, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करती है। आप देखते हैं 9+2 अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, तो 2 सबट्यूबल्स होती है ए एंड बी। तो उनके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2, एक को ए नाम देंगे, एक को बी नाम देंगे। तो ये 2 ए बी सबट्यूबल है, ये 2 ए बी सबट्यूबल है। तो ए सबट्यूबल के ऊपर 2 आर्म होती है, 2 आर्म्स। ये आर्म्स डाइनिंग प्रोटीन की बनी होती है, और ये डाइनिंग प्रोटीन क्या करती है? एटीपी एनर्जी को हाइड्रोलाइज कर देती है। इसको हाइड्रोलाइज कर देती है, एटीपी एनर्जी को हाइड्रोलाइज कर देती है, एंड इट लिबरेट्स द एनर्जी फॉर सीलियरी मूवमेंट। तो इस डाइनिंग प्रोटीन की वजह से ही उसमें एनर्जी डेवलप होती है मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है, कौन डिटरमिन कर रहा है कि मूवमेंट होना है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो डाइनिन प्रोटीन की वजह से हो रहा है। ये आंसर इसका सही होगा, तो हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे, डाइनिन प्रोटीन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पेक्टिन इन द मिडिल लैमेला इज। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ इस तरह के कंपोनेंट से बनी होती है। केवल सेलुलोज ही उसमें यूज नहीं होता, और भी कंपाउंड यूज होते हैं। कभी कभी लिग्निन और सुबेरिन भी सेल वॉल में आ जाते हैं, सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि पेक्टिन्स में कौन से, पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है, किनका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कौन से टाइप के कंपाउंड है इसमें? तो पेक्टिन जो होते हैं उसमें बनाने के लिए गैलेक्टोज,
गैलेक्टोरोनिक एसिड, ये सब इस्तेमाल होते हैं, गैलेक्टोज, गैलेक्टोरोनिक एसिड। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में गैलेक्टोरोनिक एसिड गिवन है कि नहीं है? गैलेक्टोज तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्टोरोनिक एसिड हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कोल्चिसिन डज, क्या करता है कोल्चिसिन? ये केमिकल सब्सटेंस है, एक एल्कलॉइड है। कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड होता है, उसका रोल क्या होता है? कुछ बच्चों को ये बात बड़ी अच्छे से पता होगा कि कोल्चिसिन जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को ड्यूरिंग द माइटोसिस डिवीजन, यानी माइटोटिक पॉइजन कहलाता है कौन? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन अगर हम किसी सेल में इंड्यूस कर रहे हैं तो वो सेल में डिवीजन को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, मेटाफेज स्टेज को ब्लॉक कर देगा। आने वाली स्टेज में सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी, सेल सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो क्रोमोसोम बैठे हैं वो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है, क्रोमोसोम नंबर 2n है तो वो क्या हो जाएंगे? 4n है। मान लीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर 10 है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर को डबल करने का काम कौन कर रहा है? क्रोमोसोम के नंबर को डबल करने का काम कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? कोल्चिसिन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को पॉलीप्लोइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम सुना होगा, पॉलीप्लोइडी। तो क्या कर रहा है? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन भी सही नहीं है, हाफ क्रोमोसोम हो रहा है, ऐसा नहीं है, डबल क्रोमोसोम नंबर ही हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है? मैचिंग ऑफ क्रोमोसोम पेयर, ये भी गलत होगा, नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? डबल द क्रोमोसोम नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज, क्रोमोसोम का के ऊपर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, सेगमेंट होता है जिसको हम टीलोमियर कहते हैं। मान लीजिए मैं क्रोमोसोम यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड्स मिल जाते हैं। हर क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये बात सभी को मालूम है, ये लास्ट वाली क्लास में आपको बता चुका था। तो हर क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमेटिड होते हैं, हर क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमेटिड होते हैं और बोथ क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर पॉइंट। सेंट्रोमियर पॉइंट पर दोनों अटैच होते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर कहलाता है। ये 2 स्ट्रैंड जो मैंने बनाए हैं ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स। और इनका जो ये एंड पार्ट है यहाँ पर क्या होता है? टीलोमियर होते हैं, TELOMERE। जहाँ पर भी क्रोमोसोम के पार्ट पर टीलोमियर आ जाएगा तो इट सील्स द क्रोमोसोम, इट एंड्स द क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम को आगे प्रोसीड होने से रोक देगा। ये अंडरस्टैंड कराएगा आपको कि क्रोमोसोम इतना अब ये समाप्त होने वाला है, अब ये स्टॉप होने वाला है, यानी क्रोमोसोम को इंडिविजुअलिटी देगा। इंडिविजुअल क्रोमोसोम को एग्जिबिट करने का काम करता है या एंडिंग करने का काम या सीलिंग करने का काम जो करता है कौन करता है? टीलोमेयर करता है। इसके पास एक एंजाइम रिलीज होता है, टीलोमरेज एंजाइम, तो इट सील्स द क्रोमोसोम। तो हमारा ऑप्शन क्या सही बैठेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या? टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोसोम। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा पहले ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम को ये एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोकेगा और ट्रांसलेशन को नहीं इनिशिएट करेगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? माइक्रोट्यूबुल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से माइक्रोट्यूबुल्स किनको बनाता है? माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के पॉलीमर, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के पॉलीमर, और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स, उसमें सल्फर की अमाउंट ज्यादा होती है। तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ये पॉलीमर बनाती है और उस पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिवीजन के दौरान। ये स्पिंडल फाइबर्स को बनाती हैं। जब क्रोमोसोम्स फाइबर से अटैच होते हैं तो काइनेटोकोर की हेल्प से अटैच होते हैं, तो काइनेटोकोर को भी यही फॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल को यही फॉर्म करते हैं, सीलिया फ्लैजिला को भी यही फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन क्या बैठेगा? क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी सही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम भी इसी का पार्ट है, वो भी सही बैठ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोसोम इसमें नहीं आएगा, गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? सीलिया फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम तो एक ऑर्गेनेली है ना, तो इसमें तो माइक्रोट्यूबुल का रोल है नहीं, तो समझ ये भी ऑप्शन गलत होगा।
तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पिंडल फाइबर्स इसको बनाएगा, सेंट्रियोल्स इसको भी बनाएगा, सीलिया इसको भी बनाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। समझे बच्चों। तो एक ऑप्शन ये भी दिया है, सेंट्रियोल बात सही थी, स्पिंडल फाइबर्स ये भी सही था, लेकिन आगे क्या बोला, क्रोमेटिन, ये सही नहीं है। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन को बनाने के लिए डीएनए प्लस हिस्टोन्स की नीड होती है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो एक सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सोल्युबल इन वाटर। ऐसे पिगमेंट का नाम बताना है गिवन ऑप्शन में से जो वाटर में सोल्युबलाइज हो। मोस्टली पिगमेंट्स फैट सोल्युबल तो हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्युबल हो सकते हैं, बट वो वाटर में सोल्युबलाइज ही नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी पिगमेंट हैं जो वाटर में सोल्युबलाइज होते हैं। जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बैठेगा टीजीटी के हिसाब से भी और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके हिसाब से भी, तो सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सोल्युबल इन वाटर, तो इसका कैरोटीन जो है वो भी वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, और ज़ैंथोफिल ये भी इनसोल्युबल होते हैं, क्लोरोफिल भी इनसोल्युबल होते हैं। तो आंसर आएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं, रेड, पर्पल या ब्लू कलर के होते हैं, है ना, या ऑरेंजी कलर के होते हैं। तो डिफरेंट कलर के एंथोसाइनिन पिगमेंट होते हैं। दे प्रोवाइड द कलर्स टू द पेटल्स एंड फ्रूट्स, और दिस पिगमेंट इज वाटर सोल्युबल। दे फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट। कौन बनाते हैं इनको, किन के अंदर होते हैं पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट के। बट दे स्टोर इनटू ये स्टोर किन में हो जाते हैं, बनाता कौन है, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन स्टोर किस में होते हैं, स्टोरिंग कहाँ होती है, आपने नाम सुना होगा SAP सैप वैक्यूल। कहाँ होती है, सैप वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। तो आप टमाटो में क्लीन अप करके देखेंगे तो जो अंदर से पिंकिश कलर का लिक्विड निकलेगा वो भी एंथोसाइनिन है। जो पेटल्स के कलर होते हैं वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं, ये वाटर में सोल्युबल होते हैं, है ना। तो क्या जो बनाता है क्रोमोप्लास्ट, स्टोर होते हैं किसमें जाकर, सैप वैक्यूल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि एंथोसाइनिन इज स्टोर्ड इन, तो वहां पर क्रोमोप्लास्ट को टिक नहीं करना है, सैप वैक्यूल को टिक करना है। जो सैप वैक्यूल की सराउंडिंग मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जो अंदर टोनोप्लाज्म है उसमें भरा रहता है कौन, एंथोसाइनिन पिगमेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। जो ऑप्शन गिवन है, राइबोसोम, सेल, मेसोसोम, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे बॉडी के अंदर या यूकैरियोट्स बॉडी के अंदर होता है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कौन होता है इन गिवन ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन सीबीएसई मेडिकल में 2014 में आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइबोसोम्स कभी भी रेस्पिरेशन में काम नहीं करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन में ही हेल्प करने वाले होते हैं। तो राइबोसोम तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं। सेल वॉल प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इधर ऑप्शन है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड डीएनए है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करने का काम कर सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोट्स। तो मेसोसोम यहाँ पर आंसर राइट है। कैसे देखेंगे आप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरियम सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। इट इज द इनफोल्डिंग membrane modification of cell membrane into the bacterial cell, which acts as respiration. It also help in DNA replication and cell division also. But the basic function is respiration, as such of mitochondria in our body या in other eukaryotes. तो यहाँ पर this modified structure is known as mesosomes. क्या बोलेंगे, मेसोसोम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, मेसोसोम होगा, मेसोसोम। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द सिम्प्लास्ट कंप्राइजेस नेटवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इंटरकनेक्टेड बाय। ये क्वेश्चन भी पीएमटी मेडिकल में आया है 2016 में। तो
यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब सेल और सेल आपस में कनेक्ट होती है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 सेल्स को फॉर्म किया, हमने यहाँ पर 2 सेल्स को, या जो कि जितने भी नंबर के सेल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टिंग हो रही है, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। इसका भी न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, सबके अंदर साइटोप्लाज्म है, कनेक्टिविटी होती है। तो कनेक्टिविटी लाने के लिए कौन यहाँ पर मॉडिफिकेशंस है। तो जब यहाँ पर भी देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की सेल में आपस में इंटरकनेक्टिविटी होती है एडजेसेंट सेल्स के बीच में, तो दैट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। तो दिस मॉडिफिकेशन इज द सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन और इट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। कहने का मतलब ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन होकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है इन बिटवीन 2 सेल्स, और इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ सेल। दैट मीन्स लिविंग मैटर ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और दिस टाइप ऑफ पाथवे इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्ट टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें हमेशा सेल टू सेल कैरी करता है, ट्रांसफर होता है। तो कौन इसको लेके जाता है, ये कौन है, प्लाज्मोडेस्माटा। इस तरह के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट होगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेस्मोसेम्स एनिमल्स में मिलते हैं, है ना, तो वो भी मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस है। तो उसका जो राइट आंसर होगा क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ईआर के बारे में आप जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड या लिपिड हार्मोन्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स को बना सकते हैं। सुबेरिन एक केमिकल डिपोजिशन है जो आप जानते हैं कि कोर्क की सेल की वॉल के ऊपर डिपोजिट हो जाता है या एंडोडर्मिस पर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है ये पूछा है कि वो सिंगल सर्कुलर है, क्या वो डबल स्ट्रैंडेड है, या वो विदाउट हिस्टोन्स है, या ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में पूछा है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटलाइन ड्रॉ यहाँ पर करके दिखाऊं आपको, तो सभी को आता है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटलाइन ड्रॉ करना। बचपन की बातें हैं, आप बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं इन चीज़ों को। एक क्रिस्टी आपने सुना होगा, आप ये नहीं भी सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसमें एक सिंगल डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड तो है लेकिन सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर डीएनए है, और एक डीएनए इसमें अपना राइबोसोम है, मोर देन 1 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें F1 पार्टिकल्स लगे रहते हैं। ये बातें सबको पता है, बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, बचपन की बात है, जिनको भूले नहीं भुलाया जाता। ठीक है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, उसकी इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होकर क्रिस्टी को फॉर्म कर रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। उनके प्रोजेक्शंस के इनर साइड की ओर F1 पार्टिकल्स है। इससे हमारा अभी कोई नाता नहीं है। हमारा मतलब किससे अभी फिलहाल कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन राइट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो डीएनए मैंने क्या बनाया है, सर्कुलर बनाया है। कैसा बनाया है, डबल स्ट्रैंड बनाया है और सिंगल बनाया है। तो देखेंगे आप, ये भी ऑप्शन राइट है, सिंगल बट सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी राइट है। इसमें हिस्टोन्स नहीं है, जब डीएनए हिस्टोन से मिल जाएगा तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। उसमें डीएनए है, उसमें अपना प्रोटीन बन सकता है, बट उसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कतई नहीं होता, बिकॉज इट लैक्स हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें क्या नहीं होता, इसमें किसकी कमी होती है, हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं विदाउट हिस्टोन्स है। तो ऑल द ऑप्शंस आर राइट। तो हम डी वाले ऑप्शन को जो टिक करेंगे उसके पास जाएंगे और दीज ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 में आया है, यूपीपीएससी 2018 में आया है, एलटी ग्रेड में 2018 में आया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर मैच करना है कि जो हमने यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, ऑर्गेनेल का नाम दिया है और उसके सामने उसका रोल दिखाया है कि वो उस प्रोसेस में रोल प्ले करता है कि नहीं करता है। ये कंडीशन इसमें दिखाने की कोशिश की है। जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन से रिलेशन है, बिल्कुल है। आपने सुना होगा क्रेब्स साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये बात तो सही है। उन्होंने क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। अब क्या है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ये भी बात सही है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है।
सबको ये बातें पता है, बचपन की बातें हैं जिनको भूले नहीं बुलाया जाता। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या हो गया भैया? राइबोसोम ट्रांसपोर्टेशन में कैसा संबंध है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या होता है इसमें? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द एरियल पार्ट्स दैट इज स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। राइबोसोम का उससे संबंध नहीं है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा यही ऑप्शन सही है। ये गलत ऑप्शन ही हमारा सही है, हमें गलत ऑप्शन ही ढूंढना था। तो आगे क्या है? सेल वॉल ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के थ्रू सेल वॉल कुछ गैसेज को या कुछ कंटेंट को क्या कर सकता है? परमिट कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन के रास्ते साइटोप्लाज्म में पहुंचा सकता है। तो ये भी बात सही है, तो हमें गलत ऑप्शन चुनना था, हमारा सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आता है आपका 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आता है इस पार्ट 2 के फेज में। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच सेल ऑर्गेनेली एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? जब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को बताना है, ऑर्गेनिज्म भी इस कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की शेप पर्टिकुलर नहीं होती। क्यों नहीं होती? इट हैज नो सेल वॉल, तो भी पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनेली को पूछा है, तो इनमें से उस ऑर्गेनेली को ढूंढना है जिसकी मोर देन वन फॉर्म्स होती है इनटू द सेम सेल। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो एक जैसा ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी है पहले से ही। राइबोसोम्स, इनके पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं है, ये शेप कहाँ दिखा रहे हैं? तो मोर देन वन फॉर्म्स कहाँ से दिखाएंगे? तो लाइसोसोम्स जो बचा है, लाइसोसोम जो होता है वो मोर देन वन फॉर्म्स को डिफाइन करता है, और ये गोल्जी बॉडी से डेवलप होता है। गोल्जी बॉडी किससे डेवलप होती है? ईआर से। तो गोल्जी बॉडी से क्या बन जाते हैं? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स मोर देन वन टाइप इनटू द सेम सेल होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज, आउटोफेजिक वैक्यूल। ये मैंने 4 नाम दिए। कौन कौन से? दोबारा से सुनो बच्चों। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज फेगोलाइसोसोम, और रेजिडुअल बॉडीज या टर्सरी लाइसोसोम, और एक नाम आता है आउटोफेजिक वैक्यूल। ये 4 नाम मैंने दिए हैं। एक ही सेल के अंदर ये 4 टाइप्स के फॉर्म बन सकती है। किसकी? लाइसोसोम की। तो हुई ना क्या? मोर देन वन फॉर्म्स। तो क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। तो कौन डिफाइन कर रहे हैं? लाइसोसोम डिफाइन कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। तो सभी को ये बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स, यानी एसईआर के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? एसईआर के बारे में पूछा है। क्या कहता है कि कुछ यहाँ पर कंडीशन दी है, 4 कंडीशन यहाँ पर दी है, इनमें से कौन सी कंडीशन राइट है इन रिलेशन टू द एसईआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। लिपिड्स बनाता है, विटामिन्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी बना सकता है, और कुछ स्टेरॉल कंपाउंड को बना सकता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी बनाता है। आपने नाम भी सुने होंगे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल। ये जो मैंने नाम दिए हैं, 4 नाम तो मैं दे चुका हूं, इनके नाम आपने सुने सुने लग रहे होंगे। इन सभी को बनाने में भी किनका पार्टिसिपेशन है? एसईआर का पार्टिसिपेशन है। तो दैट मीन्स वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड कर सकता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर सकता है, ग्लाइकोजिनो यानी ग्लाइकोजन को लाइस यानी ब्रेक करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। स्टेरॉल मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉल अभी मैंने बताया स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। डिटॉक्सिफिकेशन ये भी करता है। क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन? टू डू फंक्शनलेस द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एजेंट। मतलब एसईआर जो होता है आपका हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर, वो जब भी कोई टॉक्सिक एजेंट हमारी बॉडी के सेल के अंदर आएगा तो उसके खिलाफ यानी उसके इफेक्ट को इफेक्ट लेस कर देगा। उसके इफेक्ट को इफेक्ट लेस कर देने की प्रोसेस जो कहलाती है वो क्या कहलाती है बच्चों? डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब क्या करते हैं? डिलीट कर देना। किसको? टॉक्सिक कंडीशन को। तो डिटॉक्सिफिकेशन टू डू फंक्शनलेस द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स। तो इसका मतलब हमें लग रहा है, हमें क्या लग रहा है? अरे सारी ऑप्शन राइट है, तो करें तो क्या करें? कुछ इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। अब आपके पास क्या है ऑप्शन? ऑल आर करेक्ट। तो ये आज के लिए
जो हमने पार्ट 2 आपके बताया है, इसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 20 क्वेश्चन जो हमने बताए हैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप जो है इनको बड़े ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चंस को ना, इनको रिवाइज करते रहेंगे। जैसे जैसे सीरीज चलती रहेगी आपको अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो अंत में वही बातें कि प्यारे बच्चों, आप बायोनेटर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, इसे ज्वाइन कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए प्लीज़, है ना, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और मिलते हैं हम नई वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।